करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब तथा सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों तथा सभी प्रदेश के प्रदेश सदस्यों तथा सभी संभाग और विधानसभा तक जुड़े हुए देश भर के सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी गणमान्य अतिथियों, आप सभी को मैं अशोक सोनवानी की ओर से मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस राष्ट्रीय मुद्दे पर जो चर्चा 4 अगस्त से लेकर के आगामी सितंबर के 3 सितंबर तक हमारा ये प्रोग्राम नियमित रूप से चलने वाला है, जिसकी पहली कड़ी आज आगाज हो रही है। तो आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वेबिनार के कार्यक्रम की अध्यक्षता आज कर रहे हैं हमारे माननीय डॉक्टर दयानिधि बाग साहब, और जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उड़ीसा से हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिबू तालुकदार जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं और 5 राज्यों के ये प्रभारी हैं। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के पर विराजमान है माननीय हमारे सम्यक जी आजाद बौद्ध साहब, हरियाणा प्रदेश संयोजक। तो मैं आज के कार्यक्रम को समय हो चुका है, तो आगे गति देने के लिए मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर दयानिधि बाग साहब से मैं चाहूंगा कि आपकी अनुशंसा से आज की विधिवत कार्यक्रम शुरू हो, तो हमें अनुग्रहित करेंगे माननीय डॉक्टर दयानिधि बाग साहब। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ जी, थैंक यू। जय भीम टू ऑल। जय भीम साहब। संचालक महोदय, आपको जो करना है तो शुरू कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। जी जी, चलिए तो मैं सीधे आज विषय पे आता हूं और आप लोगों को जुड़े हुए सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जो कि CAA, NPR और NRC। ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये इसके हमारे जो प्रबोधन करता है, आज के जो स्पीकर हैं, वे अपने शब्दों से इन शब्दों का व्याख्या भी करेंगे और यह कैसे राष्ट्रीय महत्व का ये बिंदु है और क्यों हमें इसकी चर्चा करनी पड़ी। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय हमारे आजाद बौद्ध साहब, जो कि हरियाणा से हमारे प्रदेश संयोजक हैं, मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। माननीय आजाद साहब। आप सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। ओके, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? नमो बुद्धाय, जय भीम। जी जी जी। NRC जो है, इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ये सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में लागू किया गया था और इसको सिर्फ आसाम के लिए ही लागू किया गया था। लेकिन अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने 20/11/2019 को संसद में अपना वक्तव्य दिया। उसके अनुसार इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। और 31/12/2017 को NRC मसौदे का पहला संस्करण असम में जारी हुआ। इसके बाद जो है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य जो था,
वो था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो गैर मुस्लिम 6 प्रमुख धर्मों के लोगों को वहां प्रताड़ित किया गया। तो इसमें नागरिकता संशोधन कानून एक लागू किया गया, उसमें इन लोगों को, मुस्लिम को छोड़ के सभी को जगह दी गई है। और इसके बाद जो है एनआरसी के विरोध में, जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही क्या? ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ। एनआरसी के विरोध में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी अपनी असेंबली में प्रस्ताव पारित किए। जैसे 31/12/2019 को केरल में विधानसभा ने जो है इसके विरोध में प्रस्ताव पास किया। 17/1/2020 को पंजाब में, 25/1/2020 को राजस्थान में, 27/2/2020 को पश्चिमी बंगाल में, 14/3/2020 को दिल्ली सरकार ने, 25/2/2020 को पांडिचेरी में, 3/3/2020 को आंध्र प्रदेश में, 12/3/2020 को तमिलनाडु में और 17/2/2020 को तेलंगाना में इसके विरुद्ध में प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन भारत सरकार इतनी ढीठ है कि उन लोगों ने आज तक इस पे गौर नहीं किया है और इसमें कोई प्रमुख बदलाव करने की प्रयास भी नहीं किए गए हैं। इससे हम लोगों को जो नुकसान होने वाला है वो ये है कि इसकी जो वास्तविक लागू करने की जो तिथि है उसमें 24 मार्च 1971 से पहले, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत में रह रहे थे या भारत में आके बस गए थे उनको इस रजिस्टर में एंटर किया जाएगा और उसके अनुसार अगर हमारे पास 1971 से पहले के कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है तो हमें भारतीय नागरिक ही नहीं समझा जाएगा और हमें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहां हमें प्रूव करना होगा कि हम जो है 1971 से पहले से भारत में रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भारत के थे, भारतीय थे। और पिछले दिनों एक खबर वायरल हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी से जब दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म से भारतीय हूं, तो उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसीलिए मैं अपने सभी बहुजन भाइयों से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई इस रजिस्टर को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ आता है
और ये सवाल पूछा जाता है कि कब से भारत में रह रहे हो, तो हमें एक ही जवाब देना होगा कि हम तो जन्म से भारतीय हैं। अगर हमने इसमें चूक कर दी तो सीधा डिटेंशन सेंटर का रास्ता है। शुरू में डिटेंशन सेंटर में लगभग 3 लाख लोगों को डाला गया था और आज उन डिटेंशन सेंटर में मात्र 50,000 के आसपास लोग रह गए हैं, यानी कि लगभग 2.5 लाख लोग मार दिए गए हैं या खत्म कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, हमें सावधान रहना होगा। ये एनआरसी, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। एनआरसी पहले आया था, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसको सीए नाम दिया गया। और सीधी सी बात है, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों के लोगों को जो है पनाह देने की बात कही गई है, तो हम अपने देश में ही पनाह मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं हुआ और हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जिसने इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत की है। जबकि दिल्ली में बहुत दिनों तक इसके खिलाफ जो है आंदोलन चला और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और कोरोना की महामारी के कारण वो आंदोलन स्थगित करना पड़ा और उस आंदोलन को भी जो है आगे जाना था। जिस प्रकार हमारे किसान भाई आंदोलित हैं, 9 महीने के करीब हो गए हैं इनको, इनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, सुना नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस चक्कर में फंस गए तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। हम कितना ही कहते रहे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा जो ये सिद्ध करे कि हम 1971 से पहले यहाँ रह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। माननीय आजाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र बनते ही नहीं थे और जब बनते ही नहीं थे तो हमारे पूर्वजों का भी नहीं है, हमारे फादर का नहीं है, मेरा नहीं है, हमारी माँ का नहीं है, हमारी दादी का नहीं। वो भी जो है हम लोगों ने नहीं लिया होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिससे जो हमने पहले स्कूल में दाखिला लिया था, और उसको भी हो सकता है ये लोग प्रमाणित ना माने। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, हमें इस पर चिंतन करना होगा। और जिस प्रकार जो है भारतीय किसान यूनियन के लोग आंदोलित हैं, उसी प्रकार हम लोगों को आंदोलन करना होगा।
जैसे जो लोग ये कहते हैं कि किसानों का जो कानून है, जो 3 कानून पास हुए हैं, उनसे हमें क्या नुकसान है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि किसान से जो गेहूं 17-18 रुपये 20 रुपये किलो में खरीदा जाएगा, वही गेहूं जब जाके स्टोर हो जाएगा तो वो हमें 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बेचा जाएगा। तो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मोदी सरकार ने सबसे पहले हम लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश की है, क्योंकि जो नोटबंदी लागू की गई उसमें हमारे जो छोटे छोटे रोजगार थे उन पे डाका डाला गया, वो रोजगार बंद हुए तो हम फिर वापस से पेट के चक्कर में घूम गए हैं। और जब पेट के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे तो राजपाट की बातें बेमानी हो जाती हैं, सोच भी नहीं पाते। तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये कानून सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 2013 में सिर्फ असम के लिए लागू किया था। लेकिन हमारे गृह मंत्री में लागू होगा और पूरे देश में लागू होने का मतलब हम लोग आधी से ज्यादा गिनती इसी उसमें निकाल देंगे कि भाई 2017 से पहले के दस्तावेज हम कहाँ से लेके आए, या 1931 से पहले के दस्तावेज हम कहाँ से पेश करें। इसलिए मेरी सभी साथियों से अपील है, जागरूक रहिए, समझदार बनिए, इकट्ठे रहिए। जिसको जो भी प्लेटफॉर्म मिला है वो उसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा रहे। जैसे हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हर रोज इस विषय पे या ऐसे ज्वलंत विषयों पर संगोष्ठी कर रही है, वेबिनार कर रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना होगा और इस बात को समझना होगा कि किसी भी आफत का सामना, किसी भी अन्याय अत्याचार का सामना हम इकट्ठा रहकर ही कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से रजा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद हमारे परम आदरणीय माननीय आजाद बौद्ध साहब। आपने अपने शब्दों से जुड़े हुए साथियों को बेहतर तरीके से CA, NRC, NPR को बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं साथी इससे लाभान्वित हुए होंगे। और आइए मैं अब सीधे आज के हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय शिबू तालुकदार साहब, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव और 5 राज्यों के प्रभारी हैं, मैं आज के चीफ गेस्ट हमारे तालुकदार साहब को मैं सीधे आमंत्रित करूंगा कि आप भी आज के जो स्पेशल टॉपिक है CA, NPR, NRC, इस पे अपनी बात रखेंगे, जुड़े हुए साथियों को संबोधित करेंगे। मोस्ट वेलकम है सर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो सभा चलाने वाले जो सभापति हैं, मैं उनको हमारे ओर से नमन करते हुए और खास करके हमारे धर्म प्रकाश भारती जी को
मैं अपने ओर से नमन करते हुए आज इस वेबिनार में जितने जुड़े हुए हैं सबको नमन करते हुए मैं कोशिश करूंगा सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में और एनपीआर के बारे में कुछ बोलने के लिए। एक राष्ट्र में पहचान पत्र होना ये जरूरी है। ये हमारा देश का एक दुर्भाग्य है कि आज भारत स्वाधीन होने के 70 साल भी हम लोगों ने आज तक एक अपना पहचान पत्र नहीं बना पाया। ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें खींचना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात तो सही है कि आज तक हम लोगों को एक पहचान पत्र, जो नागरिक पत्र जो होता है, नागरिक पहचान पत्र जो होता है, अन्य कंट्री में, जो डेवलप कंट्री है, जो फॉरेन कंट्री में है, सब में एक एक पहचान पत्र होता है। हमारा भी एक पहचान पत्र है, जैसे कि आधार कार्ड। कभी कभी मान लेते हैं कि आधार कार्ड पहचान पत्र जो होगा नहीं, उसमें लिखा भी रहता है दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे लिखा भी रहता है। फिर हमारा जितना आइडेंटिटी कार्ड रहता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, फिर स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है, ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि हम इंडियन है, या पहचान पत्र हिसाब से हम लोगों को ये रिकॉग्नाइज कभी कभी मानता नहीं है कोई सेक्शन में। ये बात सही है कि हम लोगों का देश में एक पहचान पत्र होना चाहिए। दिस इज द 1951। अगर हम सही है तो 1951 में शायद एक कोशिश किया था कि एनआरसी लागू करने के लिए। उस टाइम में ये बढ़िया ढंग से नहीं कर पाया। चाहे शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही ढंग से नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया होगा, और हर जगह में कवर भी नहीं कर पाया। मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि बहुत हर जगह में ऐसा है कि ये एनआरसी कैंपेन किया नहीं है। जो ये इनुमरेटर होता है, वो इनुमरेटर जगह जगह में पहुंचा नहीं है, इसलिए हर कोई को इस एनआरसी में ला नहीं सका। 1951 का बात मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद ये चीज के लिए कोई बात विचार हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट आया 1950 से ये तक, आज तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। असम में 1913 में एक मूवमेंट हुआ था। इसका पहले 1979 से जो मूवमेंट हुआ था, वो मूवमेंट से एक रिजल्ट में 2013 में एनआरसी का बाद असम के लिए ये लागू किया गया था। इसमें करीबन फिलहाल 40 लाख जैसा आदमी का एनआरसी हुआ नहीं है। हालांकि इन लोगों के पास अपना डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन फिर भी अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, इन लोगों को एनआरसी में लाया नहीं गया है। कोई एग्जांपल ऐसा है, पिताजी का है, लड़का का है नहीं, भाई का है, बहन का है नहीं, माँ का है, बेटी का है नहीं। ऐसा कुछ एग्जांपल है। और कोई ऐसा भी एग्जांपल है, किसी का पास वो डॉक्यूमेंट भी है, 1951 का पहले के भी डॉक्यूमेंट, 1950 का भी डॉक्यूमेंट भी है, फिर भी इन लोगों का एनआरसी में आया नहीं है, और फिर खींच के लेके गया है डिटेंशन कैंप में। ज्यादातर ये बंगाली भाई जो है, बंगाली भाई को करीबन 19 लाख का जैसा, आउट ऑफ 19 लाख के बीच में 13 लाख जैसा बंगाली भाई इन लोगों का लिए ज्यादा परेशान हो गया ये। अब ऐसे रह गया
जो CAA का बारे में बोल रहा हूँ, 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट हुआ था 1955 में। उसमें कहा गया था कि कोई भी पड़ोसी देश में, जैसे कि बांग्लादेश हो, तब तो बांग्लादेश नहीं था, तब तो पूर्व पाकिस्तान था, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेबरिंग कंट्री से जो इंडिया में आएगा 12 साल रहने के बाद उसको सिटीजनशिप मिल सकता है आसाम में। लेकिन ये सब आदमी को तो ये नॉलेज है नहीं, वो आने के बाद भी शायद वहाँ से आया होगा, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे हम इसको अप्लाई करें, इसका इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए कौन सा तरीका हम अपनाएं, इसको ये मालूम है नहीं, ऐसे ही रह गया। वो रहते 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 इसमें आज तक भी वो इलीगल माइग्रेंट से जैसा रह गया। एक बात, इसके बाद इसका अमेंडमेंट होते गया। एक बार हुआ 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, लास्ट 2019 में। 2019 में जो हुआ है वो 6 कम्युनिटी के ऊपर हुआ है। एक जो बंगाली हो, नो बंगाली, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, ऐसे करके 6 कम्युनिटी का ऊपर है जो परसिक्यूशन के ऊपर, जो ये सब पाकिस्तान हो, फिलहाल जो बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान में जहाँ परसिक्यूशन में जो है, इन लोगों को यहाँ लाने के लिए एक कानून लाया गया है। इसमें ऑब्जेक्शन भी हुआ था, प्रतिवाद भी हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल से ये सही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भारत का नागरिक होकर मैं बोल रहा हूँ, ये बात सही है, इनका सोच विचार सही है। क्योंकि जो परसिक्यूटेड है नेबरिंग कंट्री में, हम अविभक्त तो भारतवर्ष था। 1943 में ये बांग्ला विभाजन हुआ, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान हुआ, आज वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल हुआ, फिर 1947 में रात में जो सोया हुआ है, 1947 का 15 अगस्त में सुबह उठ के देखा कि मैं तो इंडिया में हूँ, ये सोचा कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ। उनको मालूम है नहीं कि आम आदमी जो है, जो अनपढ़ है, जो गांव के रहने वाले हैं, जिसको देश के बारे में इतना नॉलेज भी है नहीं, उनको मालूम है नहीं कि मैं कौन सा कंट्री में आ गया हूँ। एक ही दिन में एक ही लकीर खींचने के बाद इन लोगों को एक को पाकिस्तान कर दिया और बाकी लोगों को इंडिया में कर दिया। खास करके यही आदमी का सफर करते 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 आज आप बांग्लादेश में देखिए कितना हिंदू था उसमें, लेकिन आज घटते 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 परसेंटेज बहुत कम हो गया है। इधर ये लोग कन्वर्ट हो गया है, या तो ये लोग परसिक्यूटेड होके भाग के आया है, या तो किसी को मार भी दिया गया। ये तो कोई रिकॉर्ड हम लोगों के पास है नहीं, तो ये तो हम उसमें डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अंदाज है, ऐसा ही हो सकता है। कोई कन्वर्ट हो गया है, डर से कन्वर्ट हो गया। मैं खास करके मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट का मैं गया भी हूँ बांग्लादेश में, तो जाके मैं देखा भी हूँ उन लोगों को। इन लोगों का पोजीशन अच्छा है नहीं, डर डर के ये लोग रहता है, अपने आप को छुपा छुपा कर रहता है लोग। तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। तो मेरा ख्याल से ये सीए है, सही है, ये सही सीए है लागू, और एनआरसी जब लागू हो जाएगा तो एनपीआर का जरूरत है नहीं हमारा ख्याल से। जब एनआरसी आपको ये कर देगा कि कितना पॉपुलेशन है, उसमें उसको कैलकुलेट हो जाएगा
कि कितना पॉपुलेशन हमारे पास है। हमको सिर्फ एक क्राइटेरिया बनवाना जरूरी है। इंडिया आवाज आना बंद हो गया नेटवर्क चला गया सर। जी। बिल्कुल शेड्यूल शेड्यूल पे चल रहे हैं और 1 घंटे का इस सेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग टॉपिक पर विशेष निवेदन था कि हम लोग स्पेशली जो टॉपिक है उस पर अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे और अभी तक साथियों ने बहुत प्रयास किया है, तो मैं सीधे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और शेष समय में हमें जुड़े हुए साथियों को संबोधित करेंगे और समापन हेतु हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय। संचालक जी, मेरा निवेदन ये था कि जो अध्यक्षता कर रहे हैं ना प्रोग्राम की, हाँ वो हाँ आप उनको आमंत्रित कर लो, क्योंकि अपने पास केवल 20 मिनट बची हैं। जी जी, केवल तो 20 चलिए मिनट बची हैं, तो हम ठीक है। उन्हें सुनना चाहेंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए, चूंकि हमारे आदरणीय तालुकदार साहब नेटवर्क इशू के कारण अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम अध्यक्ष महोदय को कुछ सुनेंगे, तो उनको भी जरूर सुनेंगे। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हमारे डॉक्टर दयानिधि बाग साहब, जो कि हमारे उड़ीसा प्रदेश से हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अहम सदस्य हैं। मैं मोस्ट वेलकम करता हूं पूरे सम्मान के साथ कि आप अपने अध्यक्षीय प्रबोधन हमारे जुड़े हुए साथियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। रिस्पेक्टेड दयानिधि सर। थैंक यू Most अशोक जी। सभी को सप्तम जय भीम। कोरोना के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। बुद्धिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। इस समाज में जन्मे सब ऋषि मुनि सबों को नमन करते हुए आज के वेबिनार में जुड़े हमारा चीफ गेस्ट शिबू तालुकदार जी, विशिष्ट असित आजाद बुद्ध जी और संचालन करते हुए अशोक संबानी जी और हमारा संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर बादल साहब जी और सब जुड़े हैं, जिसमें सब जुड़े हैं। मैं टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए सब लोगों के मैं सप्तम जय भीम नमोदाय। और आज का जो टॉपिक है, काल भी जो टॉपिक था वो भी अहम टॉपिक था, और आज का जो टॉपिक है ये बड़े डेलिकेट टॉपिक है। इसमें थोड़ा जो टेक्निकलिटी में थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए, और जो CAA, NRC, NPR जो बारे में आज का डिस्कशन है, उसमें मैं कम टाइम में कोशिश करता हूं कि सब बिंदु में कुछ टच कर सकूं। तो पहले अगर हम देखा जाए तो CAA के कानून के सिटीजन के बारे में अगर कहा जाए, भारत संविधान में 1 से 5 आर्टिकल में सब लिखा गया है और 11 में उसको रेगुलेट किया जाता है। तो अभी जो बात चली है जो CAA, NRC ये क्या है? जो CAA, NRC, NPR जो अभी आया है, जो पहले तो था ही, लेकिन अभी जो मेन स्ट्रीम में जो चर्चा में है, इसको हमको कुछ समझना पड़ेगा। जो अभी का जो NRC सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 219 का जो आया, ये 1955 का 1955 का सिटीजन एक्ट का अमेंड किया गया है। तो क्या अमेंड किया गया है? पहले जो अवैध प्रवासी जो कहा जाता था, जिसको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट ना था के इंडिया में घुसते थे या रहने के टाइम से ज्यादा रुकते थे, उसको आपका इलीगल इमिग्रेंट अवैध प्रवासी कहा जाता। लेकिन उसको अमेंड करके अभी जो नया कानून बना, इसको अमेंड करके क्या किया गया, उसको 2-3 बिंदु पे चेंज कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सब लोगों को जो 3 देशों से, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आएंगे उन लोगों को जो सिटीजन देने का तरीका बदल दिया गया। पहले क्या था, पहले कानून में 7 साल रहना जरूरी था। अभी क्या हो उसमें डिक्लेयर किया गया, जो 14 से 2014 से जो है पहले से दिसंबर 31 दिसंबर 2014, इसमें से पहले जो भारत में आए हैं इन लोगों को इलीगल नहीं कहा जाएगा। किसको? ये 6 कम्युनिटी को विशेष रूप से 3 कंट्री से आए हो उन लोग को इलीगल नहीं कहा जाएगा, उसको इजीली सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो बात है ये, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है ये जो आए हैं 3 कंट्री में जो आएंगे क्यों उसको सिटीजनशिप बेधड़क दिया जाएगा, जहां की इंडिया के रहने वालों को प्रमाण करना पड़ेगा जब मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। तो इसमें बड़े चाल खेला गया है जो कि मेजोरिटी को इस साइड में लेने का कोशिश हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, कभी अगर दूसरी जगह तर्जमा हो तो मैं इसमें डिटेल भी जा सकता हूँ, लेकिन उसमें मेजोरिटी का जो लेने का, जो हिम बनाने का, जो ग्रुप बनाने का एक तरीका है, पूरा सोची समझी साजिश किया गया। इसमें देखिए कोई कानून अगर कोर्ट में भी अगर कोई इसके बारे में खिलाफ में जाता है तो इसको इजीली एस्केप कर सकते हैं। कैसे इजीली एस्केप कर सकते हैं? जो इसको मुस्लिम का वर्ड कभी प्रयोग नहीं किया गया, माइनॉरिटी का वर्ड प्रयोग किया गया। जो माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उन लोगों का आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनका रिलीजन के, लेकिन सही में क्या कहा गया उसमें हमारा संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो रिलीजन के आधार से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉलेट करके उसके टेक्निकली जो उनके समझा के माइनॉरिटी, मतलब पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश में हो, उसका मेन रिलीजन मुसलमान है, मुस्लिम है, इसीलिए इन लोगों को दिया गया। लेकिन उसी पॉइंट में अगर तर्जमा किया जाए तो डिफरेंस आता है। तो सेम आपका श्रीलंका से वो भी हिंदू तो आए हैं यहाँ, उन लोगों को क्यों नहीं? तो दूसरों कंट्री में जो आए हैं आपका भूटान से भी आए हैं, उसको क्यों नहीं दिया जाएगा? तो दूसरे इसको इग्नोर किया गया है। लेकिन इसको मैंने जो एक साइड बनाने का 3 कंट्री के रिलीजन से हिसाब से किया गया। लेकिन क्या होता है ना, जो आपको कोई अगर परेशानी भी कहाँ पे हुआ, जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसके सारे सिर्फ रिलीजन से प्रोसिक्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे है पॉइंट है जिसमें प्रोसिक्यूशन होता है, जैसे कि रिलीजन के ऊपर भी हो सकता है, रेस के ऊपर हो सकता है, पॉलिटिकली भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है, और कास्ट के से भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। ऐसे 5-6 जो तरीका है प्रोसिक्यूट होने का। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, कम पॉपुलेशन वाला कम्युनिटी को उसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया गया, अब रिलीजन के बेसिस से उसको लिया गया। इसका मतलब दूरगामी सोच किया गया, इसका साजिश हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, अभी सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, इसमें अगर जो देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात कहाँ है? एनआरसी आपका जो मैंने एनआरसी का जो है, मैंने एनआरसी सबसे खतरनाक चीज है। जो खतरनाक चीज उसको हमारा जो अभी बना था, क्या इसको आसाम के लिए बना, और एनआरसी बना है उसके लिए बनाया गया था। लेकिन अभी जो डिक्लेयर किया गया कि नहीं ऑल ओवर इंडिया में लागू किया जा सकता है, उसी समय हमको सोचने वाली बात है। वो टेक्निकली में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ इसलिए, तो सोचने वाली बात है क्यों वो लगा रहे हैं। हालांकि आपका जो नेशनल सिटीजन जो एक्ट बना था 1955 में, वो 1951 सेंसस के लिए बना था, उसके बारे अपडेट नहीं हुआ। ये ठीक है ना, अपडेट नहीं हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पूरा क्लियर दिया हुआ है कौन सा चीज दिखाना है, कौन सा चीज नहीं हुआ है, तो पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है। अगर आप असफल हो जाते तो पिताजी का क्या दिखा सकते हैं, कोई दिखाने से सिटीजन रजिस्टर में आ सकता है। फिर भी अभी हमें इस पॉइंट में हमको सोचना जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है, आपका पहले क्या होगा, आसाम में 4 करोड़ पहले बाहर का बांग्लादेशी है। लेकिन जब एनआरसी शुरू हुआ तो रजिस्टर में कितना निकले, 19 लाख निकले। 19 लाख से ज्यादातर 12 लाख हिंदू निकले। तो उसकी एस्केप करने के लिए उसमें इसमें देखा गया कि आपका
बीजेपी के नेता भी नाम में नहीं आया, रजिस्टर में नाम नहीं आया, कारगिल में शहीद हुआ आदमी भी उसका नाम में नहीं आया। तो उसको जो रिलीजन को बचाने के लिए सीएए ला के हिंदू लोग को, जो हिंदू है उसको इजीली मतलब सिटीजन दिया जा सकता है। तो उसमें रिलीजन का जो बैरियर आ गया, तो उसमें क्या हुआ, उनका पोलराइज करने का कोशिश है। और अभी तो जो 1971 से पहले जो बसा हुआ आसाम में, उन लोगों का सिटीजनशिप देने के बारे में जो कुछ चर्चा चल रहा है, तो और दूसरा ऑल ओवर इंडिया में जब लागू होगा, उसका कट ऑफ डेट क्या रहेगा? उसका कट ऑफ डेट का 70 या 80 या 90 रख दिए, उसी समय कहा जाएगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो हमारा ऐसे बहुत लोगों, हमारा कम्युनिटी से एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में से है जिसका वही रिकॉर्ड उनके पास नहीं होगा, जिसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। उसी से वो अगर किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसका डाउटफुल जो कलम है, एनआरसी कलम है, डाउटफुल कलम में चला जाएगा। वो डाउटफुल कलम, उसको डाउटफुल कलम चले जाने के बाद उसको परेशानी आ जाएगा, वो प्रमाण करना पड़ेगा कि वो इंडिया सिटीजन है बोल के उसके घूमना पड़ेगा। तो इसमें अगर असम में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रहा है, फिर भी कारगिल के शहीद नहीं पा रहा है, बीजेपी के नेता नहीं मिल रहा है, और 11-12 लाख हिंदू को नहीं मिला। तो इसमें जब बचा हुआ देश में जब एनआरसी होगा, उसी टाइम में सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में नहीं होगा, वो होम डिपार्टमेंट निगरानी में होगा। तो उसको पॉलिटिकल स्कूल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को भी अगर बोल दिया तुम्हारा डाउटफुल सिटीजनशिप है, तो उसको मतलब उसको प्रमाण करने के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि हम अभी कोई बच्चा रो रहा है खाने के लिए मांगने के लिए, तो खाना मांग रहा है पिताजी से, रो रहा है खाना मांग रहा है, तो वो बच्चा के उठा के कहीं ऊंचा जगह बैठा दिया जाए, तो वो बच्चा वो पहले खाना मांगना बंद कर देगा। क्या करेगा? वो पिताजी को पहले पिताजी मत नहीं, पहले उतारो। तो ये भी एक तरीका है जो डाइवर्ट करने का, परेशानी में डालने का एक तरीका है। तो हमको इसके बारे में एनआरसी में बहुत हिस्ट्रिकली है, क्या कैसे कैसे शुरू हुआ, असम में क्या प्रॉब्लम हुआ, कब शुरू हुआ, जो असम एक्ट मैंने जो मैंने असम एक्ट कब हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आया, सुप्रीम डिसीजन के बारे में कब इसका कब किया गया, तो वो लंबा चौड़ा फर्द है। लेकिन मेरा जो कहने का जो हमारा जो कंसर्न चीज है, जो एनआरसी में जो आएगा ऑल ओवर इंडिया में, उसी टाइम में बहुत सारे लोग, स्पेशली हम लोगों का कम्युनिटी का बहुत उसको में मतलब प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा है। तो इसके लिए हमको उसको परेशानी है, और इसको विरोध करने का तरीका भी होना चाहिए, और उससे पहले हमको डिटेल जानना भी चाहिए। तो मैं अब और दूसरी बात है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो भी कहीं अगर कोई आदमी, अगर यहाँ का आदमी दिल्ली चला जाएगा तो 6 महीने से रहना है, तो उसको वहां का रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो वही वाला वो लगा रहे हैं। तो और कहाँ का इंटरनल वो कहाँ का दूसरा रह गया, तो उसको भी 6 महीने से अगर ज्यादा रहना है, उसको वहां रजिस्टर्ड में चढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत से चीजें लाए हैं, जिसको वो सही तो इस्तेमाल नहीं होगा, गलत इस्तेमाल होने का बहुत चांस है, और इसमें बहुत हमारा लोग विक्टिमाइज होने का चांस है। इसीलिए इसको हम सही तरीके से समझना चाहिए। उसके बारे में जो डिस्कशन में हो या कहीं भी हो, उसके बारे में सही तर्जमा होना जरूरी है। और मैं टाइम तो ज्यादा हो रहा है, सिर्फ नहीं कहना, तो मैं पूरा बनाया था आधा घंटा के लिए, पूरा हर टॉपिक के एक एक करके बनाया था, पूरा डिटेल बनाया था, मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन आज के समय के टाइम में लेते हुए मैं यहाँ मेरा जो वक्तव्य रखता हूँ। सबको धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बाग साहब। आपने बहुत ही टेक्निकल शब्दों में हमारे जुड़े हुए सभी वेबिनार के साथियों को आपने सीए, एनपीआर और एनआरसी किसका क्या साइड इफेक्ट है उसको आपने सभी राज्यों से जोड़ करके आपने बताने का बहुत अच्छा प्रयास किया। पूरे संगठन की ओर से, आरबीएम की ओर से आपका जो है हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को भी कम शब्दों में समय के अनुसार सुनना चाहेंगे और कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी कराना चाहेंगे। तो स्वागत है परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष महोदय भारती साहब।
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं अपने डॉक्टर साहब को, दयानिधि साहब को, जो आज के अध्यक्ष थे, अपने शिबू तालुकर साहब को, आजाद बौद्ध साहब को। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दों पर अपना विचार रखा। सीए, एनआरसी, एनआरपी ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र किस मायने में है? ये षड्यंत्र इस मायने में है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, या एससी, एसटी, ओबीसी में से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, बौद्ध हुए हैं, कुछ ईसाई भी हुए हैं, कुछ मुस्लिम भी हुए हैं, तो उन सबको विदेशी घोषित करने की ये आरएसएस की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश किस रूप में है? जैसे हमारे वामसेफ के कई संगठन लंबे समय से अपने आंदोलनों में या अपने भाषणों में वो कहते हैं हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासी हैं। और ये कुछ लोग बाहर के आए हुए लोग हैं, मध्य मलेशिया के आए हुए लोग हैं, और अनेकों जो सर्वेक्षण हुए हैं, डीएनए टेस्ट हुए हैं, उनमें भी उनका जो डीएनए पाया गया है तो वो भारत का डीएनए नहीं है, वो विदेशों का डीएनए है। तो जब ये आरएसएस की सरकार केंद्र में बनी, श्री नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसको उल्टा करने की ये साजिश रची है। ये तीनों जो कानून लाए गए हैं उल्टा करने के हैं। उल्टा माने मीन्स मैं आपको बता सकता हूं कि 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं, जिनके पास पहचान पत्र भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं, और 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, या वो घुमंतण जातियों के हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो 20 करोड़ लोग अनुमानित ऐसे लोग हैं जिनके पास तो आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है, और ना ही उनके पास कोई जमीन है जिसका वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे, ना ही उनके पास मकान है जिसका वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। और मूल रूप से वो भारत के प्राचीन काल के मूल निवासी हैं। विशेष रूप से उसमें आदिवासी समाज और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बड़ी संख्या में है। तो उन लोगों को ये बड़े आराम से उनको विदेशी घोषित कर सकेंगे और उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। और भारत की नागरिकता देंगे भी तो उसमें बहुत सारी शर्तें होंगी। अर्थात जहां आप ये कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूं, वहां आप लिखा पढ़ी में कानूनन विदेशी हो जाओगे, कानूनन विदेशी हो जाओगे, और वह लोग कहेंगे कि आप विदेशी हो, हमने आप पर रहम किया है, आप पर दया की है और आपको भारत की नागरिकता दी है। जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे। और हो सकता है उसमें वोटिंग पावर को माइनस कर दें, कह दें भाई आपको हम नागरिकता तो दे सकते हैं लेकिन आपको वोटिंग पावर नहीं होगा। हम आपको नागरिकता तो दे सकते हैं लेकिन आपको नौकरी, सरकारी नौकरियों में पावर नहीं होगा। तो इस किस्म की ये एक बड़ी साजिश है। और इसीलिए हमने जो 25 बिंदु तैयार किए हैं, उन 25 बिंदुओं पर
बड़े विस्तार से 1 घंटे चर्चा हम केवल एक बिंदु पे करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि देश के लोग बड़े ठीक तरीके से ये समझ सकें कि ये कृषि कानून का क्या मतलब है, सीएए, एनआरपी, एनआरसी का क्या मतलब है, इसी तरह से दूसरी जो चीजें हैं उनका क्या मतलब है। और चूंकि जो इस देश का मीडिया है, मीडिया अब 37 टीवी चैनल तो अडानी के हैं, 30-35 अंबानी के हैं। तो जो लीडिंग टीवी चैनल हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, तो वो सारे के सारे इस देश में मनुवादी व्यवस्था के पोषकों के हैं। और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि विशेष रूप से वो वैश्यों के, बनियों के हैं। तो वो अपनी गलत नीतियों को छल पूर्वक इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ये इसका कारण है। और मुझे आज नहीं बोलना है, अभी तो मैं सारे 25 दिन भी श्रोता बनकर ही मुझे बैठना है। और जैसा हमारे सिब्बू तालुकर साहब ने कहा, उनका जो अनुभव है वो आसाम के रहने वाले हैं। तो आसाम का जो उनका अनुभव है, तो उनका जो अनुभव है वो आसाम के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए ठीक नहीं है। और जो ये सीएए, एनआरपी, एनआरसी जो कानून लाए हैं, ये कहते हैं कि साहब विदेशी लोग देश में घुस गए हैं, उनकी जांच पड़ताल करनी। तो मैं बड़े ऐलानिया कह सकता हूं, चैलेंज करके कह सकता हूं कि हमारे पास तमाम मिलिट्री फोर्स है, तमाम पुलिस है, तमाम हमारे पास गुप्तचर एजेंसियां हैं। उनके माध्यम से एक भी विदेशी नहीं बच सकता, उसको ढूंढा जा सकता है। 140 करोड़ लोगों को उसकी आग में नहीं झोंका जा सकता। और एक पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है, यदि सरकार ये कह दे, पुलिस चौकी के इंचार्ज को ये आदेश कर दे, कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, उसको ये आदेश कर दे कि भाई आप अपने इलाके में केवल ये जांच करो कि कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कोई विदेशी तो आतंकवादी तो नहीं है। तो एक चौकी का इंचार्ज इतनी पावर रखता है, इतनी ताकत रखता है कि वो 24 घंटे में ढूंढ के निकाल देगा। तो ये सब इनके बहानेबाजी है, ये इनकी लोगों को गुमराह करने की बात है। जैसे गुमराह किया था उन्होंने 8 नवंबर को 2016 में नोटबंदी की, और क्या कहा गया कि हम काला धन निकाल रहे हैं। और काला धन, जब सारा वो नोटबंदी खत्म हुई तो 1 रुपया काला धन कहीं नहीं निकला। तो धन किसका निकला? जो गरीब मजलूम थे, जो हमारी माता थी, बहनें थी, जो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के लाख, 2 लाख, 1 लाख रख लेती हैं घर में अपने बुढ़ापे के लिए, उस सब पैसे को निकलवा लिया। और उस सब पैसे को निकलवा कर तो 5,60,000 करोड़ रुपया तो 4-5 पूंजीपतियों का माफ कर दिया, उनको दे दिया, उनकी पॉकेट में डाल दिया, उनकी जेब में डाल दिया। तो पैसा निकलवाया ये कहकर। इसी तरह से सीए, एनआरपी, एनआरसी ये एक बहाना है कि हम घुसपैठियों को पकड़ना चाहते हैं। ये घुसपैठियों को पकड़ना नहीं चाहते। जो बहुजन समाज के लोग, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो जागरूक हो गए हैं, जो इनके षड्यंत्र को समझ गए हैं, जो स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं, और वो इस देश की शासन सत्ता के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको विदेशी घोषित करना, ये इन 3 कानूनों का मकसद है। तो मुझे आज नहीं बोलना था, लेकिन हमारे संचालक महोदय ने मुझे कह दिया तो मैं बोला हूं 10 मिनट। और तो अभी हम चर्चा करा रहे हैं, और जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी 4 सितंबर को, तब विशेष विशेष मुद्दों पर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लेकर
चूंकि हमें आज भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो इन मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो वो नहीं उतर रही है। और ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये एक दिन में 100 समस्या पैदा कर रही है, एक दिन में 100 समस्या पैदा कर रही है। अर्थात ये इतनी समस्या पैदा करना चाहते हैं कि समस्याओं में उलझा हुआ आदमी यही ना पहचान पाए कि उसे किस समस्या के खिलाफ बोलना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। महंगाई भी एक उसका भाग है। ये महंगाई जो दुगनी की गई है, दुगनी महंगाई बिना किसी कारण, 90 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का तेल अगर 200 रुपए किलो बिक रहा है बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं देश में, कोई आपातकाल नहीं, कोई गृह युद्ध नहीं, किसी देश से कोई युद्ध नहीं, तो ये सब केवल और केवल इस देश के 140 करोड़ लोगों की कमर तोड़ने का, उन्हें कमजोर करने का, पेट्रोल बढ़ाना, गैस बढ़ाना, ये सब बढ़ाना, तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को हम लोग जितने भी संसाधन हैं उनके माध्यम से संपूर्ण भारत के समक्ष उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं। और ये सीए, एनआरपी, एनआरसी, ये एक बड़ा षड्यंत्र है इस देश के मूल निवासियों को विदेशी घोषित करने का, इस देश के मूल निवासियों को विदेशी घोषित करने का एक बहुत बड़ा प्लान है। इसलिए इसका बड़े से बड़ा विरोध होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपका भी आज के सीए, एनआरसी और एनपीआर पर आपका भी बहुत अच्छा व्यू रहा और वास्तव में सरकारें क्या चाहती हैं, मनवादी सरकारें, आप लोगों के शब्दों में हमारे श्रोतागणों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए हम लोग अब सीधे समापन की ओर हैं और समय भी हो चुका है, तो अनुमति हो तो सभी सत्ता करा लें। जी बिल्कुल कराइए। आइए तो माननीय आईटी सेल इंचार्ज महोदय